नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। अक्सर किसी चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसे जानने का एक तरीका होता है, उसे जानने पढ़ने के लिए एक तरीके का एक विशेष चश्मा लगाना पड़ता है। और अक्सर राजनीतिक विशेषज्ञ जब वो चश्मा लगाते हैं तो वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के या फिर मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के इस तरीके से देखा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अब वक्त बदला है, समय बदला है और परफॉर्मेंस उसका आधार बनी है। आज और अभी की सबसे बड़ी खबर रही कि पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन मोदी 3.0 में कर दिया गया है। तीसरी पारी में सबको अपने अपने विभाग मिल गए हैं और जो जान पड़ता है और जो दिखाई देता है वो ये कि इन पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में किसी की कितनी ज्यादा कहना चाहिए उपयोगिता हो सकती है और एक्सपर्टीज हो सकती है। इस चीज का विशेष ख्याल रखा गया है। कुछ के या बहुत कुछ के विभाग बदले गए हैं, अधिकतर वही हैं जो पहले वो विभाग देखा करते थे। जेपी नड्डा जिस विभाग को अध्यक्ष होने से पहले देखा करते थे, अब वो अध्यक्ष रहते हुए भी देखेंगे। कब तक वो अध्यक्ष रहते हैं ये एक अलग बात है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसी चश्मे के साथ देखना चाहिए जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो। तमाम बड़े नामों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है और कई बड़े नाम हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ भी रहे हैं। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे। अविनाश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो इस बात को बताएंगे कि साहब उनके इलाके में इस बात को लेकर के किस तरह की फील है, लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं सबसे पहले भूपेंद्र बिश्नोई मेरे सहयोगी जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से। बीकानेर में आज थोड़ा सा अंधेरा है। अब ये अंधेरा किस चीज का ये मैं पूछता हूं, और उजाला जो जोधपुर का देख पा रहा हूं ये किस लिए है। भूपेंद्र, बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव ये है जोधपुर के लिहाज से कि अब जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा करते थे अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। परिवर्तन है, एक बड़ा परिवर्तन है गजेंद्र सिंह शेखावत की मिनिस्ट्री को लेकर के। और अब गजेंद्र सिंह शेखावत जो मिनिस्ट्री देखेंगे वो होगी टूरिज्म की। और ये वो चीज है जो राजस्थान में और खास तौर पर जोधपुर के लोगों की रवायत का हिस्सा है। ये उनसे काफी कुछ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है। उनके कहना चाहिए सीवी के अंदर इसका बहुत भारी करती है उनके सीवी को, क्योंकि उनको इस चीज की समझ भी है, पहचान भी है। तो इस बार इस बात का ख्याल रखा गया, आपको लगता है? जी देखिए राहुल, अगर पॉजिटिव बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर को कहते हैं और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय जो गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है उस हिसाब से तो जो है काफी अच्छा मंत्रालय मिला है। काफी अच्छी जो है पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन तो देखिए पूरे राजस्थान का जो मुख्य व्यवसाय है पर्यटन है। अगर पॉजिटिव चीज देखें तो ये एक अच्छा मंत्रालय जो है पर्यटन के लिहाज से कैबिनेट मंत्री अगर उन्हें बनाया गया है तो बहुत बढ़िया जो है पर्यटन का जो स्कोप जो है पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेगा, उसके अलावा पूरे राजस्थान में बढ़ेगा। लेकिन कैडर वाइज देखें तो थोड़ा जो है इस महकमे को जो है हल्का ले सकते हैं, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय था इससे पहले 2019 में, और उससे पहले जो 2019 में उन्हें जो है बनाया गया था किसान कल्याण और कृषि मंत्रालय, और उसके बाद उन्हें जो है जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। उससे थोड़ा हल्का मंत्रालय कह सकते हैं। लेकिन संतुष्टि की बात यह है कि सांस्कृतिक राजधानी में सांस्कृतिक मंत्री और यहाँ के पर्यटन मंत्री है तो काफी अच्छी बात होगी। दूसरा, अश्विनी वैष्णव को जो है फिर से बड़ा पोर्टफोलियो मिला है तो पॉजिटिव चीज तो जोधपुर के लिए इन दोनों को कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा हल्का मंत्रालय ये जरूर कह सकते हैं। किसको हल्का, किसको? अश्विनी वैष्णव को या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को? गजू बना को थोड़ा गजू बना को जो है नहीं, मैं संस्कृति और पर्यटन को बहुत मैं ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इसे लेकर के चर्चा होगी कि क्या उसमें राजस्थान जिस तरीके से जल जीवन मिशन में पिछड़ा वो सब कारण है या फिर कोई दूसरा कारण है, या फिर संस्कृति और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ राजस्थान के नेताओं को तरजीह मिलनी चाहिए क्योंकि वो उससे जुड़े हुए होते हैं, या फिर ये प्रमोशन है। इस तरीके से देखें। खैर एक बार बीकानेर का भी रुख कर लेता हूँ फटाफट से, और उसके बाद में मैं अपने पैनल पर आऊंगा।
ठीक वही है, कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है रवि। यहां कानून मंत्रालय है और कानून मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर है। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल जी, अर्जुन राम मेघवाल, पिछले 2 दिनों से आप लोगों के साथ जब भी डिबेट में आ रहा हूँ इस बात को कह रहा हूँ कि वो मोदी की अर्जुन हैं। और कानून मंत्रालय, देश के कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा उनका और बड़ा भरोसा उनके ऊपर है। जिस तरह से नए संवैधानिक बदलाव हो रहे हैं, आने वाले वक्त में 1 जुलाई से आदर्श न्याय संहिता जो है नई जो बनाई गई है वो जो लागू हो रही है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए, दंड संहिता समूची बदल रही है और उसमें अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये अपने आप में अर्जुन राम मेघवाल के लिए एक बड़ी बात है। हालांकि अभी भूपेंद्र कह रहे थे कि वो संतुष्ट हो जाते हैं ना, जोधपुर की कोई भी बात आती है तो वो खुश हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि सांस्कृतिक राजधानी है जोधपुर और गज्जूबना को बहुत अच्छा मंत्रालय मिल गया, परंतु हम बीकानेरी जो है फिलहाल कानून मंत्रालय से एकदम संतुष्ट हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाल ही में राजस्थान भर में मैं कहूंगा, न केवल बीकानेर, इतने नोटेरी पब्लिक सेंटर नोटेरी इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री रहते हुए अपॉइंट किए थे। तो वो भी तमाम उन लोगों को भी सनद वापस प्राप्त करनी है। हाईकोर्ट को लेकर जो जोधपुर और बीकानेर में तनातनी चलती आती है कि हाईकोर्ट की बेंच जो है वो बीकानेर में भी खोली जाए, वो तो सिर्फ बीकानेर का ही नहीं है, वो तो कहीं और। आज मैं इसी पे डिबेट करने वाला था, वो तो अचानक से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और मुझे इस पर आना पड़ा कि जो व्यक्ति जहां का है उसके ऊपर क्या वहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या फिर बाकी दूसरी जगहों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होनी चाहिए। वो तो पूरे देश का मंत्री होता है। आज मैं इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ रहा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। अटल खंडेलवाल साहब, आज मैं देख रहा था हमारे जोधपुर से आने वाले साथी कुछ थोड़े से निराश थे। उनका कहना था कि गजेंद्र सिंह शेखावत की मिनिस्ट्री को थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है। आप भी क्या इसे हल्का मानते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, या फिर ये मानते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय को लेकर के जिस तरह का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या फिर जो जैसा जिस क्षेत्र में काम करना बेहतर जानता है उसको उसी का पोर्टफोलियो दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं, वो विषय की क्लैरिटी के मामले में वो बहुत अच्छे हैं। वो हर विषय, जैसे जल शक्ति मंत्रालय जब उनके पास था तो भी उनको क्लैरिटी थी कि किस तरीके से नदी जोड़ो प्रोग्राम चलाना है। ईआरसीपी के मामले में भी वो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी पूरे यहाँ पर कि भी क्या कारण रहे, क्यों नहीं हो रहा, और जहाँ जहाँ रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे उन सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने चलाने में जितना योगदान दिया है, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा अच्छा सा फील कराने योग्य है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी थी। अब संस्कृति, जहाँ तक उनको ये वाला विभाग मिला है पर्यटन एंड संस्कृति का, ये भी बहुत बड़ा विभाग है और राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में उनको पता है कि डेवलपमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से रेवेन्यूज, क्योंकि भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है और उनको कैसे डेवलप करना है, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे इंटरनेशनल और नेशनल जो है संसाधन जुटाने हैं, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट करके और आय लगता है वो मुफीद है इस काम को लेकर के, और इसलिए हम उसको लेकर मेरा ख्याल है कि वो देखना एक यशवर्धन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। यशवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके पास में आऊं आपके पास आऊं उससे पहले इकलेश अलवर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इकलेश, मैं आपके पास में आ रहा हूं। वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी, आपके यहां से आने वाले सांसद अभी तक राज्यसभा से थे और अब वो लोकसभा से हैं, भूपेंद्र यादव। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम टू सेम रखी गई है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन बड़ा इसमें नहीं है। कैसा आपको लगता है? और वन खास तौर पर सरिस्का जब हम देखते हैं तो अलवर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वन भी और पर्यावरण भी। कहना चाहूंगा कि जो भूपेंद्र यादव को जो वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है उससे जिले भर में हर्ष का विषय है, क्योंकि राजस्थान सरकार में भी वन मंत्री संजय शर्मा अलवर से ही है। तो विधायक और सांसद की जोड़ी बहुत कुछ वन्य जीवों के लिए और वनों के लिए कर पाएंगे, क्योंकि सरिस्का जो अभ्यारण्य है या बाघों को और जीवों को और काफी जंगली जो जानवर है
वो तो देखने के लिए बाहर से भी, दूर दराज से, विदेशों तक से पर्यटक आते रहते हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि वन मंत्री संजय शर्मा और भूपेंद्र यादव की जोड़ी, जो अरावली पर्वतमालाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा अलवर जिला है, जहाँ अवैध खनन भी मुख्य मुद्दा रहता है, इसको लेकर कई बार वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा भी कार्रवाई की गई है। तो अब ये अच्छा, ये आपने सही पॉइंट बताया कि राजस्थान में वन और पर्यावरण को लेकर के जिम्मेदारी अलवर से है, और लोकसभा में भी, या यूं कहे केंद्रीय मंत्रालय में भी वन और पर्यावरण अब अलवर ही देखेगा, यानी अलवर के ऊपर वन और पर्यावरण का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मैं अखिलेश आगे बढ़ते हुए अब डॉक्टर अविनाश जी आपके पास में आ रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल को, जब आप देखते हैं और उसके अंदर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, और जिस तरह से मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, यथावत रखा गया है, जो काम चल रहा है वो जारी रहे, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आए, किसी तरह की रुकावट नहीं आए, इसीलिए उन कामों को यथावत रखने का फैसला किया गया है। मोटे तौर पर जो मोटे मंत्रालय, बड़े मंत्रालय जो हम कहते हैं, वैसे काम तो कोई छोटा नहीं होता, पर जो मोटे मंत्रालय हैं वो वैसे के वैसे रखे गए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए राहुल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे नितिन गडकरी जी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया, इसके बाद आपके राजनाथ सिंह जी को वही रक्षा, आपके अमित शाह जी को वही गृह मंत्रालय, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार जो 2 में जो काम हुए थे और मोदी सरकार 1 में जो काम हुए थे, और वो सारे कामों से कहीं ना कहीं जिन्होंने जो पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज किया था, चाहे वो आपका रक्षा का मामला हो, आपका कोविड-19 को देखते हुए मामला हो, क्योंकि कोविड-19 में हर्षवर्धन जी को इस बार टिकट नहीं दिया था पार्टी ने, और उनकी जगह रिप्लेस किया जेपी नड्डा जी को। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक सही डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे, आप सड़कों के मामले में भी आज हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बन चुकी है, ऐसे हाईवेज बन चुके हैं जो पिछले 60-65 सालों में नहीं बने थे। पिछले 10 सालों में भारत नंबर 1 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़कों का जाल बिछा रहा है, पहली बात। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए भी चल रहा था कि क्या उनका पोर्टफोलियो बहुत हल्का कर दिया गया, या उनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा जल शक्ति था, तो कहीं ना कहीं जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो एक ईआरसीपी एक बहुत मुद्दा काफी लंबे समय से चलता रहा। उसकी डीपीआर को लेके बातचीत तो होती रही कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी के उसको लेके। और दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, तो वहां के कार्यकर्ता को शायद इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको ठीक है। यशवर्धन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो यशवर्धन जी, आपको विपक्ष में बैठ करके इन सब मंत्रियों को काम करते हुए देखना है, आप यानी कि आपकी पार्टी को, और इस बार आपकी पार्टी मजबूत है, लेकिन ज़रा मैं आपके चश्मे से समझूं, विपक्ष के चश्मे से, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं जो हुआ है, ये नहीं होता तो कोई और होता, कोई और नहीं तो कोई और होता। पोर्टफोलियो किसी न किसी को तो जाने थे, जिम्मेदारी किसी न किसी को मिलनी थी, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारी बांटी गई है, आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे? जनता के हिसाब से हमारे लिए अभी 2 बड़े प्रमुख मुद्दे थे, ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। और क्योंकि गजेंद्र सिंह जी इसी विभाग के मंत्री थे, तो राजस्थान की जनता को ये लगता था कि वो, क्योंकि हमारे अपने हैं, हालांकि वो पूरे देश के मंत्री थे, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव तो होता ही है, तो इसलिए लगता था कि वो इस विषय पर ज्यादा तत्परता से काम करेंगे और इन समझौतों को जमीनी हकीकत में बदलेंगे। लेकिन आज बड़ी निराशा हुई जब उनको दूसरा विभाग दे दिया गया। अब अभी तक मैं खुद यमुना जल मामले में लिटिगेंट हूँ और मैं भी उनसे निरंतर संवाद में था पहले भी। तो अब जिसको भी ये मंत्रालय दिया गया उसका राजस्थान से कोई जुड़ाव नहीं है, तो हम बड़े निराश हैं इस विषय में। सीआर पाटिल से मिलना पड़ेगा आपको। जी हाँ, तो वो उनका हमसे कोई संवाद नहीं है, जुड़ाव नहीं है, और वो पता नहीं इन योजनाओं के प्रति कितने तत्परता दिखाएंगे। गजेंद्र सिंह जी से आशा थी कि वो इस विषय पर तत्परता दिखाएंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी निराशा की बात है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनको हल्का डिपार्टमेंट दिया गया है, जितना पहले उनके पास बड़ा डिपार्टमेंट था उससे छोटा डिपार्टमेंट दिया गया है। कला और संस्कृति को आप, पर्यटन और संस्कृति को आप थोड़ा सा हल्का मानते हैं? नहीं, पर्यटन और संस्कृति अच्छा विभाग होगा, लेकिन अभी जो हम जिस दल संकट से जूझ रहे हैं, तो हमें तो ऐसा काम चाहिए था जिससे कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम उनसे बात कर पाते। कला और संस्कृति एक बहुत ब्रॉड और एक अम्ब्रेला एक्टिविटी टाइप है, यानी उसका डायरेक्ट जनता से जुड़ाव नहीं। ठीक है,
क्या अब मैं इसी सवाल के साथ में आता हूँ भूपेंद्र, आपके पास में अभी तक क्या था कि समस्याओं के समाधान का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर थी कि प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करना है, यानी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ना है। यहाँ कोई कमाई का अवसर नहीं था। जब राजस्थान का आदमी होता है, मैं हमेशा इस बात को बड़ा जोर देके कहता हूं कि राजस्थान के व्यक्ति हमेशा अजगर के पेट में, मारवाड़ का आदमी तो अजगर के पेट में बैठ के चाकू बेचने वाला होता है। अक्सर ये सवाल उठता है साहब कि पर्यटन को कैसे प्लस में लेकर के आए, यहाँ से रेवेन्यू डेवलपमेंट कैसे हो, और देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटन को कैसे, और वेड इन इंडिया की बात होती है, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट लेकर के आए जाते हैं। अब ये भारी जिम्मेदारी है कि कैसे इसको रेवेन्यू बेस प्रोग्राम चलाया जाए जिससे पर्यटन की दृष्टि से या पर्यटन के रास्ते न सिर्फ रोजगार सृजन हो बल्कि देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो। अगर कोई कहता है कि हल्का, मैं नहीं मानता, मुझे ये चैलेंजिंग लगता है। जी राहुल, देखिए एक और चीज इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि पंजाब की जिम्मेदारी जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, और पंजाब में जो है लगातार भाजपा कमजोर स्थिति में थी। हो सकता है उन्हें थोड़ा ये विभाग देकर जो है पंजाब के लिए फ्री हैंड दिया जाए कि वहां जो है ज्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि वो पिछले लंबे समय से जो है पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, पिछले लंबे समय से गजुबना जो है पंजाब देख रहे हैं। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन देखिए पश्चिमी राजस्थान, चाहे जैसलमेर हो, जोधपुर हो, और अब तो बाड़मेर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, माउंट आबू, सिरोही, ये इलाका जो है पर्यटकों से 6 महीने गुलजार रहता है। 6 महीने जो गर्मियों में शुरू हो जाते हैं यहाँ, उन 6 महीनों में यहाँ जो है लोगों के पास रोजगार को लेकर भी काफी सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर आप पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं तो 6 महीने क्या रोजगार करेंगे, 6 महीने आप क्या करेंगे। उन तमाम होटल कर्मचारी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, कार चालक हो या रेवड़ी वाला हो, प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पश्चिमी राजस्थान में तो जो है आजीविका लगभग पर्यटन से ही जुड़ी है। तो उन लोगों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से 12 महीने ही पश्चिमी राजस्थान में पर्यटक आए, उसको लेकर क्या जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो बाकी ऑफ सीजन में हो तो हो कैसे, वो लोगों के आजीविका कैसे चले, एक बड़ा सवाल। अटल खंडेलवाल जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि कृषि राज्य मंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के साथ में और खासतौर पर जाट बिरादरी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ रहा है। अभी कैलाश चौधरी साहब के पास में था, वो जीते नहीं, हार गए चुनाव, लेकिन अब ये कैलाश जी से घूमता फिरता हुआ पहुंच गया भागीरथ चौधरी जी के पास में। यहाँ भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया, यहाँ बस व्यक्ति रिप्लेस हुआ है, डिपार्टमेंट राजस्थान के खाते में ही रहा है। हाँ, तो कृषि राज्य मंत्री का दर्जा अपने आप में बहुत सारे काम है। भारत तो कृषि प्रधान देश है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि कृषि के अंदर भागीरथ चौधरी साहब कर सकते हैं। वो कृषि और शिवराज सिंह चौहान के सबऑर्डिनेट है वो। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रहता है और कार्य की समझ रहती है। तो भारत में आपने देखा ना कि किसानों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हम भाजपा के मैनिफेस्टो में भी है कि हमें जैसे सीड्स को लेकर के हम उनको यूरिया सीड्स और ये इन सब को लेकर के बहुत सारे नवाचार करने और किसानों की आय का बढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि किसान हैं वो परिवार एक उनकी आर्थिक उन्नति हो और उसमें आगे बढ़े। तो भागीरथ चौधरी जी क्योंकि उस परिवेश से आते हैं, उनको समझ भी है कि क्या प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी कौन सी दिक्कतें हैं जिसको दूर किया जा सकता है, न केवल राजस्थान में, पूरे भारत में। क्योंकि पूरे भारत में ही ये समस्याएं होती है किसानों की। लगभग ऐसे मानो कि मोर और लेस बहुत सारी समस्याओं को वो जानने लगे। ये एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको दूसरी तरीके से कहता हूँ, और ये सवाल बनेगा डॉक्टर अविनाश जी, वो इसलिए क्योंकि कृषि और खास तौर पर किसानों के साथ एक जुड़ाव इस सरकार को बनाना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय देखेंगे, उनके सबऑर्डिनेट के रूप में उनके साथ में भागीरथ चौधरी जी भी होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसानों के साथ में वो जुड़ाव कैसे रखा जाए। कई बार हमने देखा है कि वो किसान अलग राय रखते हैं और वो कई खिंचाव भी हमने देखा है किसानों का, और ख़ास इलाके के किसानों का राय, उन्हें मनाना, उन्हें साथ लेकर के आना, ये एक बहुत हिमालयन टास्क होगा। देखिए राहुल, मैं आपको बताऊं,
काफी लंबे समय से जो एक किसान आंदोलन चलता रहा है और अभी भी चल रहा है कि पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने की कर रहे हैं, और अभी हरियाणा में आगामी इसी वर्ष में हरियाणा में भी चुनाव है, सबसे पहला कारण। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं जहां चुनाव अभी होने हैं, जैसे कि हरियाणा है, और सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन के कारण जो कहीं एक मैसेज, गलत मैसेज जो गया किसानों के बीच में, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उसको साधने का एक बहुत ही संतुलित एक प्रयास किया गया। जैसा कि राजस्थान में ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसान पहले भी जो मंत्री रहे सिर्फ व्यक्ति रिप्लेस हुआ, और शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और काफी ज्यादा वोटों से वो जीते भी हैं, और उनकी एक छवि भी एक बहुत अच्छी है कि मध्य प्रदेश भी काफी अच्छी मात्रा, अच्छी फसल वहां होती है, काफी दालें वगैरह, दलहन वगैरह। नहीं, ये ऐसा था नहीं। देखिए मैं कहता हूँ कि ये पोर्टफोलियो बहुत ध्यान से बांटे गए हैं, और ये डिपार्टमेंट देने के पीछे की वजह ये रही है कि हमने देखा है कि पिछले 15 साल के वक्फे में, उस कालखंड में मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से तरक्की की, खासतौर पर कृषि को लेकर के अद्भुत तरक्की देखी गई, और नंबर 1 वो कृषि उत्पादकता में राज्य बनकर दिखाता है पूरे देश में। तो ये उनकी एक यूएसपी थी, उन्होंने इसे करके दिखाया, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस डिपार्टमेंट को उनको सौंपा गया कि साहब आप देखिए, अब यहाँ काम करने की गुंजाइश बहुत है, और यहाँ आपको जगह और स्पेस बहुत मिलेगा करने के लिए। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसके दूसरा फैक्टर भी अगर हम देखें, क्योंकि हरियाणा में जाट समुदाय, क्योंकि चुनाव आने हैं हरियाणा में, और जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों में से 9 सीटें मिली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मैं जहां तक समझता हूँ 4 सीटें मिली है। तो उन सब चीजों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, मैं यशवर्धन जी आपके पास में आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी बातें सुनकर के मुझे लगा कि कुछ अपना पराया तो होता है साहब, कोई माने या ना माने, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे देश की है, उनको पूरा देश देखना है, चाहे कोई भी मंत्री हो, लेकिन अपना पराया होता है। अपने काम कुछ आसानी से हो जाते हैं अगर कोई उस फेस को रिकॉग्नाइज करे, जिससे उसकी लंबे अरसे से बात होती रही है। रिप्रेजेंटेशन राजस्थान से, एक वक्त था जब कांग्रेस की 2009 में सरकार थी, हमने देखा साहब बहुत सारे मंत्रालय हुआ करते थे, 2 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री, और उसके बाद भी चेंज ओवर्स जब हुए तब बहुत सारे दूसरे लोगों को मौका मिला। आपको लगता है इस बार रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर है? केवल 14 जीत के आए, फिर भी अगर अश्विनी वैष्णव को मैं जोड़ देता हूं, 5 नाम हो गए, 3 कैबिनेट, 2 राज्य। जी, अश्विनी वैष्णव जी को हम पता नहीं क्यों राजस्थान से जोड़ते हैं, उनका राजस्थान से कोई जुड़ाव है नहीं, यहाँ के लोगों से कोई संपर्क नहीं है। और जो आपने कहा कि अपना तो अपना होता है, तो ये बात बिल्कुल सही बात है कि अगर गजेंद्र सिंह जी चाहे भाजपा में हो, मैं चाहे कांग्रेस में हूँ, लेकिन चूंकि वो राजस्थान से हैं और एक जुड़ाव की बात होती ही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि अपना अपना ही होता है। तो और आपने जो 2009 के जो कंपैरिजन आप बता रहे हैं, बिल्कुल उस वक्त करीब अलग अलग वक्त पे हमारे 7 लोग मंत्री थे केंद्र में, और बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय थे। सीपी जोशी साहब के पास भी बहुत बड़े बड़े मंत्रालय थे, नमो नारायण जी मीना थे, सचिन पायलट साहब थे, लालचंद जी कटारिया थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी थे, जोधपुर से सांसद जो है चंद्रेश कुमारी थी, तो हमारे सांसद थे। तो उस कंपैरिजन में मुझे ये जो अब जो कैबिनेट में जो जगह दी गई है या मिनिस्ट्री में जगह दी गई है वो कम लग रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार यानी 2014 के बाद 2024 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी है, इससे पहले मोदी सरकार चल रही थी। तो मोदी सरकार में मंत्रियों के पास ज्यादा कोई लिवरेज होता नहीं था, केवल 2 ही लोग, मोदी और अमित शाह ही सारा फैसला करते थे। तो मुझे आशा है कि इन बेचारे मंत्रियों को कुछ काम करने दिया जाएगा और पहले की तरह पूरी तरह सारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा। मेरा सप्लीमेंट्री है इस पे, मेरा सप्लीमेंट्री फटाफट से मैं एक सप्लीमेंट्री ले लेता हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं साहब 9 मंत्री रहे, एक वक्फा ऐसा रहा, एक समय ऐसा रहा जब बहुत सारे मंत्री होते थे, चेंज ओवर्स थे, शीशराम मूला से सबसे सीनियर हुआ करते थे, और अगर सचिन पायलट को कहें तब तो बहुत यूथ हुआ करते, तो एक बहुत, और भंवर जितेंद्र सिंह। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ साहब काम क्या, फिर फायदा क्या हुआ राजस्थानियों को इससे? रेल मंत्रालय रहा, पर्यटन मंत्रालय रहा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, तब एक मंत्रालय हुआ करता था, वो भी सीपी जोशी साहब के पास में रहा। लोग ये सवाल पूछते हैं कि उन जैसे यशवर्धन जी अपने काम, व्यक्तिगत काम करवा लेते हैं, या फिर व्यक्तिगत यानी कि लार्जर इंटरेस्ट में काम है, वो प्रदेश के इंटरेस्ट में काम है, वो अपनी फेस वैल्यू पे करवा लेते हैं अपने मंत्री होने के नाते, उस वक्त राजस्थान के व्यक्ति को फायदा क्या हुआ? जैसे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, काम तो उस वक्त जैसे सीपी जोशी साहब जब मंत्री थे तो सड़कों का खूब काम हुआ राजस्थान में,
और टूरिज्म और डेवलपमेंट का काफी काम चंद्रेश कुमारी जी के वक्त हुआ। तो अगर अपन उसको स्क्रूटनाइज करेंगे तो काम तो काफी हुए उस वक्त, बहुत सारे काम हुए। और जो मंत्री थे वो लगभग, उनके ऊपर ऐसा कोई नहीं था कि भाई वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते या अपने। अच्छा खंडेलवाल साहब, ये खंडेलवाल साहब बैठे हैं, मैं पूछ लूं क्या इंटरव्यू ना देने का दबाव होता है क्या? बताइए ना, जो कहना चाहे वो कह सकता है। देखिए ऐसा है, कोई दबाव नहीं होता। अब भ्रम की स्थिति तो कोई भी कहीं पर भी पैदा कर सकते हैं, पहली बात। अरे मैं क्या बताऊं, एक और चीज, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने आज सुबह हमसे बात की राहुल है। जी, एक और थोड़ी देर पहले देखिए, काम करने वाला अपना होता है, हाँ। काम करने वाला अपना होता है, हम लोगों की यही डेफिनेशन है। अब बाकी तो ठीक है, आप अपना पराया करते ठीक है। अब बहुत छोटे से में अभिषेक अमीरा हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मार्बल नगरी से आते हैं। अब मार्बल नगरी वाले कितना कृषि प्रधान बना पाएंगे इस सेक्टर को, ये महत्वपूर्ण है। कैसे देख रहा है अजमेर इसको? बहुत संक्षेप में बताइएगा, वक्त बहुत कम है अभिषेक। जी बिल्कुल राहुल, देखिए मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी देते हुए बता दूं कि भागीरथ चौधरी को जो ये दायित्व दिया गया उसका सबसे पहले कारण ये कि भागीरथ चौधरी है वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हो। जिस वो समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, पत्थर के व्यापारी वो बाद में बने, उससे पहले वो एक किसान है और किसानों के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो उनका परंपरागत, मान लीजिए राजस्थान में अधिकतर जो जाट समुदाय के लोग बाग है कहीं न कहीं खेती बाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं और उसी के तहत उनको किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। तो उसको दायित्व को देखते हुए उनको ये दायित्व दिया गया है। कहीं न कहीं अजमेर शहर की जो मसूदा, नसीराबाद, केगड़ी जो विधानसभाएं आती है वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं उनके लिए एक अच्छी सौगात है। जिस प्रकार से भागीरथ चौधरी को कृषि मंत्रालय दिया गया है, तो कहीं न कहीं जो अजमेर संभाग की जनता है वो बहुत ही उत्सुक भी है और उन्हें खुशी भी महसूस कर रही है कि अब उनके जो किसानों के जो रिलेटेड जो मुद्दे थे और किसानों से रिलेटेड जो कहीं न कहीं जो समस्या है उन पर भागीरथ चौधरी कहीं न कहीं खड़े उतर के उनके लिए कार्य करेंगे और ये एक बहुत अच्छी खुशी की सौगात है। क्लोज करना है मुझे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो मुझे कुछ राइमिंग मिला, इसलिए मैं थोड़ा सा बिठा देता हूँ। पत्थर के व्यापारी हैं, कृषि समाज से जुड़े हुए हैं, भागीरथ नाम है, तो अब पत्थर में से कुछ उगाने का भागीरथी प्रयास उन्हें करना होगा, तब जाकर के कृषि मंत्रालय उस रफ्तार से आगे बढ़ पाएगा जिसकी की जरूरत देश को है। बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी, हमेशा मुस्कुराते हुए बात करने वाले। बहुत शुक्रिया अटल खंडेलवाल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक आपका शुक्रिया, इकलेश आपका शुक्रिया, भूपेंद्र आपका शुक्रिया, रवि हमारे साथ जुड़े, रवि का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद की जानी चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होना था वो हो गया। अब आज से काम शुरू होने हैं और महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली है कि एक खास डिपार्टमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट की पहली मीटिंग भी जब हम बात कर रहे हैं तब तक हो चुकी है, यानी काम तेजी के साथ करने के निर्णय लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि फैसले फटाफट होंगे, काम फटाफट होंगे, कुछ रुकेगा नहीं। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही। नमस्कार।